हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके लिए बिहार करंट अफेयर्स 16 जनवरी 2025 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ लेकर हाजिर हूं। दोस्तों, इसमें 6 अखबारों का निचोड़ शामिल किया गया है। इसको पढ़ने के बाद न दोस्तों आपका डेली का एक भी बिहार करंट अफेयर छूटेगा, न ही आपका एक भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो चैनल हो जाता है दोस्तों। इसको पढ़ने के बाद आपका बिहार का नेशनल और इंटरनेशनल खबर सब तैयार हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और जुड़ जाइए एक बेहतरीन यूट्यूब चैनल से जहां पर आपको करंट अफेयर्स की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। बैंकॉक में आयोजित पैराशूट छलांग प्रतियोगिता 2025 में महाकुंभ का झंडा लेकर 13,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर विश्व रिकॉर्ड बिहार की किस जिले की रहने वाली अनामिका शर्मा ने बनाया है। देखिए दोस्तों, बिहार के जहानाबाद जिले की रहने वाली अनामिका जो शर्मा है, उन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने किया क्या है दोस्तों, उन्होंने हमारे महाकुंभ को गरिमा को बनाए रखने के लिए, महाकुंभ को पूरे विश्व में प्रचलित करने के लिए बैंकॉक में आयोजित पैराशूट छलांग प्रतियोगिता 2025 में महाकुंभ का झंडा लेकर 13,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगा दिया और यह एक विश्व रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। ये बिहार के जहानाबाद की रहने वाली है। ऐसा कर कर उन्होंने बिहार का और भारत का नाम विदेशों में रोशन कर दिया है। तो बैंकॉक में आयोजित पैराशूट छलांग प्रतियोगिता 2025 में महाकुंभ का झंडा लेकर 13,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर विश्व रिकॉर्ड बिहार की जहानाबाद जिले की रहने वाली अनामिका शर्मा ने बनाया है। आप जानते हैं दोस्तों, प्रयागराज में भी महाकुंभ चल रहा है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ, केंद्र सरकार की भूजल स्थिति रिपोर्ट 2024 में बिहार के किस जिले में सबसे अधिक भूजल दोहन हो रहा है। तो दोस्तों, पूर्वी चंपारण जिले में। देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार की भूजल स्थिति रिपोर्ट यानी कहने का मतलब, देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भूजल का मतलब क्या होता है। हमारे धरती के अंदर जो जल है दोस्तों, हम उसका उपयोग अधिक करें, उससे निकाल ज्यादा रहे, लेकिन उसमें रिस्टोर कम हो रहा है। लेकिन 2024 के रिपोर्ट में बिहार के लिए खुशी की बात है कि बिहार को 2 लाख जो है घन मीटर अधिक पानी जो है बढ़ा है। बहुत पिछले सालों से घट रहा था, लेकिन 2024 में पानी थोड़ा रिस्टोर हुआ है और यह हो पाया है सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 2 अक्टूबर 2019 को शुरू हुई जल जीवन हरियाली अभियान के तहत। तो दोस्तों, आप भी अपने आसपास के तालाबों को गंदा न करें, उसका संरक्षण करें, तालाबों में प्लास्टिक न फेंके जिससे तालाब गंदे ना हो। जो भी आपके यहाँ जल संसाधन के साधन हो उनका संरक्षण जरूर करें, लोगों को जागरूक करें। जल संसाधन ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो सरकार की जो जल जीवन हरियाली अभियान है बिहार सरकार की, उसका महत्वपूर्ण नियम यही है कि अपने आसपास के जल संरक्षणों की रक्षा करें। आप दोस्तों आए दिनों ये खबर पढ़ते ही हो कि गंगा नदी गंदी हो रही है। क्यों नहीं गंदी होगी दोस्तों, सीवरेज का पानी डायरेक्ट उसमें डाल दिया जा रहा है। जो आपके घरों से गंदगी निकलती है पानी के साथ, वो डायरेक्ट जाके गंगा नदी में मिल जाती है। तो गंगा नदी भी बहुत ज्यादा, गंगा नदी में गाद जमा हो गया है। तो इसके तरफ चलते हैं। केंद्र सरकार की भूजल स्थिति रिपोर्ट 2024 में बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में सबसे अधिक भूजल दोहन हो रहा है। बिहार में हर साल 14 लाख घन मीटर भूजल का दोहन हो रहा है। राज्य के पास 16 लाख घन मीटर जल उपलब्ध है। सबसे अधिक जल का दोहन पूर्वी चंपारण जिले में 76,128 घन मीटर जल का दोहन हो रहा है। देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा जल का दोहन कौन से जिले में हो रहा है? पूर्वी चंपारण जिला में हो रहा है। दूसरे स्थान पर मुजफ्फरपुर, तीसरे स्थान पर गया, चौथे स्थान पर पटना, तब पांचवा स्थान मधुबनी है। सबसे कम जल का दोहन कहां हो रहा है? तो अरवल जिला में हो रहा है। सबसे अधिक जल का दोहन सिंचाई के लिए 10.21 लाख घन मीटर बिहार में हो रहा है। यानी सबसे अधिक जल जो निकाला जा रहा है वो सिंचाई के लिए यानी कृषि के लिए निकाला जाता है, 10.21 लाख घन मीटर। 2 अक्टूबर 2019 को शुरू हुए जल जीवन हरियाली अभियान के कारण 2024 में बिहार के भूजल में 2 लाख घन मीटर की बढ़ोतरी भी हुई है। बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी है, तो इसको ध्यान देना है दोस्तों। ठीक है, तो बिहार के पास देखिए 16 लाख घन मीटर जल है और 14 लाख घन मीटर भूजल का दोहन हो जा रहा है। तो बचा क्या? वही 2 लाख का मार्जिन इस साल रहा है। नहीं तो हर साल दोस्तों ज्यादा ही दोहन हो जाता था जितनी उपलब्धता है। यानी पानी का स्तर बहुत घट जा रहा था।
बिहार के किस जिले में राजकीय उत्सव के तौर पर मंदार महोत्सव 2025 का उद्घाटन खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने किया है? तो दोस्तों बांका जिले में, बिहार के बांका जिले में राजकीय उत्सव के तौर पर मंदार महोत्सव 2025 का उद्घाटन खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने किया है। 2018 में मंदार मेला को राजकीय मेला का दर्जा मिला है। बांका जो भागलपुर जिले का एक अनुमंडल था, एक जिले के रूप में 21 फरवरी 1991 को अस्तित्व में आया है। मंदार पर्वत भारत के बिहार राज्य के बांका जिले में स्थित एक लगभग 700 फीट 210 मीटर ऊंचा पहाड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 साल बाद 26 जनवरी 2025 गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में प्रदर्शन के लिए बिहार की झांकी का चयन हुआ है। इस साल बिहार की झांकी का थीम क्या है? तो दोस्तों नाम है स्वर्णिम भारत विरासत एवं विकास। 8 साल बाद 26 जनवरी 2025 गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में प्रदर्शन के लिए बिहार की किसी झांकी का चयन हुआ है। इस साल बिहार की झांकी का थीम स्वर्णिम भारत विरासत एवं विकास है। इसकी सूचना बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री महेश्वर हजारी ने दी है। बिहार सरकार की झांकी में भगवान बुद्ध नालंदा विश्वविद्यालय के भगवाशीष सारिपुत्र स्तूप गोपुरम प्रवेश द्वार को दिखाया जाएगा। खेती किसानी के लिए खरीदे जाने वाले ड्रोन पर बिहार सरकार अधिकतम कितना प्रतिशत अनुदान देगी? तो दोस्तों 60% का अनुदान देगी। इसकी सूचना दोस्तों मंगल पांडे, जो हमारे बिहार के कृषि मंत्री हैं मंगल पांडे, उन्होंने बताया कि खेती किसानी के लिए खरीदे जाने वाले ड्रोन पर बिहार सरकार अधिकतम 60% या अधिकतम 3.65 लाख का अनुदान देगी। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के सभी 101 अनुमंडलों में एक एक कृषि ड्रोन खरीद का लक्ष्य बिहार सरकार ने रखा है। इन सभी ड्रोनों का संचालन का जिम्मा जीविका दीदियों को दिया जाएगा। ड्रोन खरीद के लिए केंद्र सरकार ने 1261 करोड़ रुपए दिए हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत पीएम मोदी ने 30 नवंबर 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की थी। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस बागसीर का निर्माण कहां किया गया है? तो दोस्तों मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया है। इसका पीएम मोदी ने 15 जनवरी 2025 को मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना के 3 नए युद्धपोतों आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस बागसीर को राष्ट्र को समर्पित किया है। ये सभी युद्धपोत मुंबई के मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में डिजाइन और निर्मित किया गया है, जो मेक इन इंडिया पहल का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो दोस्तों देखिए, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जामों में पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, भारतीय नौसेना प्रमुख की अगर बात की जाए तो दोस्तों एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी है, भारतीय वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह है और भारतीय थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी हैं। दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दोस्तों किसने जीता है? तो दोस्तों बूम बूम बुमराह ने जीता है, जसप्रीत बुमराह ने। दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की अवार्ड की घोषणा कर दी गई है। इस बार पुरुष वर्ग में प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को दिया गया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड को आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिसंबर 2024 के लिए मिला है। तो इसको ध्यान दीजिए दोस्तों। आईसीसी प्रमुख की बात की जाए तो हमारे जय शाह है, बीसीसीआई प्रमुख की बात की जाए तो रोजर बिन्नी है और बीसीसीआई सचिव जो है देवजीत सख्या बने हैं। हाल ही में चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? तो दोस्तों महाराष्ट्र में। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने हाल ही में राज्य द्वारा नियुक्त कायाकल्प समिति को पवना नदी में प्रदूषण से निपटने के लिए कार्य योजना को लागू करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करने के लिए बैठक बुलाई है। यह महाराष्ट्र के पश्चिम में पुणे जिले में स्थित है। तो पवना नदी दोस्तों चर्चित रही, महाराष्ट्र में है, गंदी हो गई, इसको साफ करने की सरकार की योजना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नवनिर्वाचित देवेंद्र फडणवीस से महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है। लार्सन एंड टुब्रो ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका नाम आईएनएस समर्थ है। दोस्तों ये बहुत वेरी यही क्वेश्चन है। हाल ही में लार्सन एंड टुब्रो ने भारतीय नौसेना के लिए दूसरा बहुउद्देशीय पोत आईएनएस उत्कर्ष लॉन्च किया। इसकी लॉन्चिंग आईएनएस समर्थ के ठीक बाद हुआ है, जिसे सिर्फ 3 महीने पहले लॉन्च किया था। आईएनएस उत्कर्ष की लॉन्चिंग रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता बढ़ाने और अपनी नौसैनिक क्षमताओं को मजबूत करने की भारत की व्यापक पहल का हिस्सा है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन गलत है, आईएनएस समर्थ नहीं, आईएनएस उत्कर्ष होगा। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए, आईएनएस समर्थ को आप चेंज कर लीजिएगा।
हाल ही में गान नगाई 2025 उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो दोस्तों मणिपुर में जेलियान ग्रोंग समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला गान नगाई 2025 उत्सव 12 जनवरी 2025 को शुरू हुआ। 5 दिनों तक चलने वाला यह जीवंत त्योहार है। समुदाय के फसल कटाई के बाद सबसे बड़े उत्सव को परिभाषित करता है। मणिपुर के मुख्यमंत्री नोंगथोम बीरेन सिंह है। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला है। भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो दोस्तों इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा। भारत ने समूह में आने वाला ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई पहली माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्गवास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली है जिसे ड्रोन के खतरे से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। यह मोबाइल प्लेटफॉर्म पर तेजी से तैनात हो सकता है और 2.5 किलोमीटर से अधिक दूरी तक लक्ष्य को भेद सकता है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान है। केंद्र सरकार ने किस सुरक्षा बल की 2 नई रिजर्व बटालियन बनाने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की। केंद्र सरकार ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीएसएफ की 2 नई रिजर्व बटालियन बनाने को मंजूरी दी है। इससे बटालियनों की कुल संख्या 13 से बढ़कर 15 हो जाएगी। हर एक नई बटालियन में विभिन्न रैंकों के लगभग 1025 सुरक्षाकर्मी शामिल होंगे। सीएसएफ देश के 68 नागरिक हवाई अड्डों, परमाणु और एरोस्पेस में कई सुविधाओं के अलावा ताजमहल और लाल किले जैसे ऐतिहासिक स्मारकों का आतंकवाद निरोधी सुरक्षा प्रदान करती है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल एक अर्धसैनिक बल है जिसका मुख्य कार्य सरकारी कारखाने एवं अन्य सरकारी उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करना है। यह बल देश के विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थानों की भी सुरक्षा करता है। इस बल का गठन 1969 में हुआ था। राजविंदर सिंह भट्टी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक हैं। किस राज्य सरकार ने 14 जनवरी 2025 को 1975-77 में आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के लिए 20,000 रुपए मासिक पेंशन देने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों ओडिशा ने। ओडिशा सरकार ने 14 जनवरी को 1975-77 में आपातकाल के दौरान जेल भेजे गए लोगों के लिए 20,000 रुपए मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। मासिक पेंशन के अलावा आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा भी उपलब्ध कराई जाएगी। यह पेंशन 26 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक या DISAR भारत रक्षा और आंतरिक सुरक्षा नियम के तहत जेल में बंद व्यक्तियों को प्रदान की जाएगी। यह पेंशन 1 जनवरी 2025 से शुरू होने वाली अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा। इससे पहले देश के 3 राज्य MP, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने आपातकाल के दौरान मिसा या DIR बंदियों के लिए पेंशन योजना शुरू की है। मध्य प्रदेश आपातकाल पीड़ितों को 15,000 से 25,000 रुपए प्रति वर्ष दे रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ 5,000 से 25,000 और राजस्थान 20,000 रुपए प्रति माह दे रहा है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हैं। उड़ीसा के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में काशी तमिल संगम के तीसरे चरण और KTS पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान ने। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में काशी तमिल संगमम के तीसरे चरण और KTS पोर्टल का शुभारंभ किया। इस साल काशी तमिल संगमम 15 से 24 फरवरी तक मनाया जाएगा। ये अब तक का तीसरा काशी तमिल संगमम है। पहले काशी तमिल संगमम का आयोजन 16 नवंबर से 16 दिसंबर 2022 के दौरान किया गया था। इस साल का विषय सिद्ध चिकित्सा पद्धति और शास्त्रीय तमिल साहित्य में ऋषि अगस्त के महत्वपूर्ण योगदान पर आधारित है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 15 जनवरी 2025 को किस देश के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे में अपना सर्वश्रेष्ठ स्कोर 5 विकेट पर रिकॉर्ड 435 रन बनाया है? तो आयरलैंड के खिलाफ। यह वनडे क्रिकेट में भारत का सर्वोच्च स्कोर है। महिला टीम ने पुरुष टीम के सर्वोच्च स्कोर 418 को पीछे छोड़ दिया है। साथ ही भारतीय महिला टीम वनडे मैच में चौथा हाईएस्ट स्कोर करने वाली तीसरी टीम बन गई है। महिला क्रिकेट में हाईएस्ट स्कोर खड़ा करने का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के नाम है, जिसने महिला टीम ने 2018 में आयरलैंड के खिलाफ 491 रन बनाए थे। कप्तान स्मृति मंधाना 17 गेंद में शतक लगाकर वनडे में भारत की सबसे तेज शतक लगाने वाली महिला क्रिकेट भी बन गई हैं। पीएम मोदी ने 15 जनवरी को कहां पर एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया? तो दोस्तों महाराष्ट्र के नवी मुंबई में। पीएम मोदी ने 15 जनवरी 2025 को नवी मुंबई में एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया। इस मंदिर का निर्माण नवी मुंबई के खारघर में किया गया है। ये इस्कॉन का पहला ऐसा मंदिर है जिसमें संस्थापक स्वामी श्रील प्रभुपाद का स्मारक होगा। इस मंदिर का नाम श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर रखा गया है
9 एकड़ में बना यह मंदिर 12 साल में बनकर तैयार हुआ है। इस मंदिर के निर्माण पर करीब 170 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आया है। पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन पश्चिम बंगाल में किया गया है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत पूर्वी भारत की पहली और देश की छठी खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के गरपंचकोट क्षेत्र के पंचेत पहाड़ी पर किया गया है। यह लद्दाख, नैनीताल, माउंट आबू, पुणे में गुरबानी हिल्स और तमिलनाडु में कोलूर के बाद भारत में छठी ऐसी वेधशाला है। गरपंचकोट पहाड़ियों में स्थापित वेधशाला का नाम प्रसिद्ध वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया है। वेधशाला की स्थापना कोलकाता स्थित सत्येंद्र नाथ बोस राष्ट्रीय मूल विज्ञान केंद्र द्वारा की गई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस है। किस देश की उत्तरी मालुकू में माउंट ईबू में विस्फोट हुआ है? देखिए दोस्तों, माउंट ईबू एक ज्वालामुखी है, इंडोनेशिया में स्थित है। माउंट ईबू जो उत्तर मालुकू इंडोनेशिया में स्थित है, 11 जनवरी 2025 को फटा है, जिससे 4000 मीटर ऊंचाई तक के राख के बादल और ज्वालामुखी लगभग 2 किलोमीटर तक फैल गया। इस घटना के चलते अधिकारियों ने जनता के लिए चेतावनियां जारी की और सुरक्षा उपाय लागू किए हैं। इंडोनेशिया में 127 सक्रिय ज्वालामुखी है जो प्रशांत रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। राष्ट्रपति यहाँ के प्रबोवो सुबियांटो हैं। क्राइसिल संस्था ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.7% लगाया है। क्राइसिल ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.7% लगाया है, जो फाइनेंशियल 24 में 6.4% थी। क्राइसिल भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी, मुख्यालय इसका मुंबई भारत है। पेरेंट कंपनी S&P ग्लोबल है। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। रिजर्व बैंक के गवर्नर दोस्तों नए बने हैं संजय मल्होत्रा। 13 जनवरी 2025 को किसने डॉक्टर K.S. चौहान की पुस्तक पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन प्रिविलेज एक कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव का विमोचन किया? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 13 जनवरी 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने डॉक्टर K.S. चौहान की पुस्तक पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन प्रिविलेज एक कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव का विमोचन किया। इस अवसर पर धनखड़ ने लेखक की समर्पण और कड़ी मेहनत की सराहना की जो उन्होंने लोकतंत्र में संसद की जटिल भूमिका को समझाने में लगाई है। पुस्तक में संसद के कार्यों, विशेषाधिकारों और सरकार की जवाबदेही बनाए रखने पर इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया है, विशेष रूप से समझाने में ये तत्व देश के लोकतांत्रिक ताने बाने को कैसे प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों, यह रहा 16 जनवरी 2025 के सभी बिहार करंट